Hello everyone, I hope you all are doing great. I am Sonalika and welcome back to my channel Study with Sonalika. So आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 4 दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ओके, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। आज का टॉपिक है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होते हैं वो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। सो पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए केमिकल प्रॉपर्टीज़। और उससे पहले मैं एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगी कि अगर आपने इस चैप्टर को पूरा नहीं पढ़ा है और पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो प्लीज़ आप जाइए मेरे चैनल पे, आपको इसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा जिसमें मैंने 5 वीडियो अपलोड कर चुके हैं अभी तक, पार्ट 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो आप जा करके उन्हें देखिए ताकि आपका सारा डाउट सारा क्लियर हो जाए। ओके, और अगर आपको सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखना है तो आप आज कंटिन्यू कर सकते हैं। सो चलिए इसी के साथ सीधा स्क्रीन पे चलते हैं और अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे हेडिंग भी दिया है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ये आज हम देखेंगे। तो जो केमिकल प्रॉपर्टी होता है कार्बन के कंपाउंड्स का वो क्या क्या होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी होता है एक होता है केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होता है? केमिकल प्रॉपर्टी में मेनली केमिकल रिएक्शंस होते हैं और उससे कुछ प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं हमें। तो इसमें हम कंबशन होगा और कंबशन के बाद 3 रिएक्शन देखने को मिलेंगे। कंबशन मतलब क्या होता है आपको पता है? कंबशन मतलब होता है जलना। ठीक है, कोई भी चीज़ जलता है उसे कंबशन कहते हैं। सो जब भी कार्बन का कंपाउंड जलेगा तो वो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट देगा, और वो प्रोडक्ट क्या होते हैं तो वो सारे प्रोडक्ट के नाम मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। जब भी कार्बन कंपाउंड जलेंगे तो क्या क्या प्रोडक्ट्स देंगे, तो वो होगा आपका CO2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, फिर देगा आपका वाटर दैट इज H2O। ठीक है, CO2 H2O, और साथ में क्या मिलेगा हमें? जब जलेगा कोई भी चीज़ तो हीट तो जनरेट होगा ही, साथ में लाइट। ठीक है, हीट और लाइट, ये 4 चीज़ हमें देखने को मिलेंगे जब भी कोई सा ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलो या फिर कार्बन कंपाउंड, जब ये कंबशन होगा इसका जलेगा तो CO2 H2O हीट और लाइट देखने को मिलेगा हमें। ठीक है, तो चलो अब हम देखते हैं इसमें कि जब हम किसी कार्बन कंपाउंड को जलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो फर्स्ट हम जलाते हैं कार्बन को। ठीक है, कार्बन को जब जलाएंगे जलेगा किस चीज़ के प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। मतलब जब भी कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो वो क्या देगा? वो फिर हमें कार्बन डाइऑक्साइड देगा जलने के बाद एज अ प्रोडक्ट CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और हीट देगा। ठीक है, हीट मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड देगा। सेकेंड कार्बन का कंपाउंड को हम जला के देखते हैं क्या मिलता है हमें। जैसे कि मीथेन एग्जाम्पल लेते हैं, CH4। ठीक है, CH4 मीथेन को जब हम जलाएंगे तो वो भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही जलेगा। कोई भी चीज़ पता है सबको। जब मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो हमें क्या देखने को मिलेगा, यानी प्रोडक्ट के रूप में हमें क्या क्या मिलेगा? तो प्रोडक्ट के रूप में हमें CO2 मिलेगा, H2O मिलेगा, प्लस हीट और लाइट मिलेगा। क्या क्या मिलेगा? CO2 H2O हीट और लाइट, ये सब कुछ हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। और इन सारे रिएक्शन को, ठीक है, कितने रिएक्शन है? 1, सेकेंड ये 2 और 1 3। ठीक है, इन सभी रिएक्शन को मैं बैलेंस नहीं कर रही हूँ, ये फर्स्ट वाला खुद से बैलेंस है। सेकेंड और थर्ड को बैलेंस करना आपका काम है, इसे बैलेंस आप खुद से करेंगे। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का आप बैलेंस सीखे हैं उसमें, तो बैलेंस करना आपका काम है। ओके, इससे आपका प्रैक्टिस होगा। अब देखिए हम थर्ड कंपाउंड को जलाते हैं कार्बन का, दैट इज इथेन। ओके, दैट इज इथेन यानी कि C2H6। ओके, C2H6 को जब हम जलाएंगे यानी कि ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करेगा इथेन तो क्या देगा? ये भी हमें CO2 देगा। मतलब प्रोडक्ट के रूप में क्या देखने को मिलेगा आफ्टर रिएक्शन? CO2 प्लस H2O मिलेगा देखने को, प्लस हीट एंड लाइट। ठीक है, CO2 H2O हीट एंड लाइट, ये चारों चीज़ हमें देखने को मिलेंगे। ओके, तो जब भी कार्बन के कंपाउंड जलते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें CO2 H2O हीट एंड लाइट देखने को मिलता है। ओके, सो हाइड्रोकार्बन के साथ एक इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है आपको? कि जब भी हाइड्रोकार्बन बर्न होता है, ठीक है, जब भी हमारा हाइड्रोकार्बन बर्न होता है तो वो 2 टाइप के फ्लेम देते हैं। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ फ्लेम दे गिव। कौन कौन से होते हैं वो फ्लेम? तो वो फ्लेम हमारा होता है एक ब्लू कलर का फ्लेम देता है और एक येलो कलर का। ठीक है, एक ब्लू कलर का फ्लेम मिलता है हमें हाइड्रोकार्बन के जलने पे और एक येलो कलर का फ्लेम हमें मिलता है हाइड्रोकार्बन के जलने पे। तो ये ब्लू और येलो फ्लेम क्यों होते हैं, चलो इसे समझते हैं। हाइड्रोकार्बन हम जानते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। हमने पिछले क्लासेस में भी पढ़े हैं, है ना। अगर किसी को भी पूरा चैप्टर पढ़ना है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है, तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, आपको 5 वीडियो मिल जाएगा, आप उसे अच्छे से पढ़ लीजिए, आपका सारा डाउट क्लियर होगा।
ओके। और आज तो हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, तो इसे हम कंटिन्यू कर ही रहे हैं। तो सैचुरेटेड, मैंने बताया हाइड्रोकार्बन दो तरीके के होते हैं, एक सैचुरेटेड होता है और दूसरा अनसैचुरेटेड होता है। एक सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड। ओके, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जब भी जलेगा तो वो ब्लू फ्लेम देगा, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जब भी जलेगा तो वो कैसा फ्लेम देगा, वो ब्लू कलर का फ्लेम देगा, ठीक है। ब्लू फ्लेम देता है हमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और ब्लू फ्लेम को क्लीन फ्यूल भी कहा जाता है, ठीक है। मतलब इसमें ज़्यादा पॉल्यूशन इससे नहीं होता है, ये क्लीन फ्यूल होता है, ठीक है, क्लीन फ्यूल। और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जब भी बर्न होगा ये हमें येलो फ्लेम देगा। कैसा? येलो फ्लेम। येलो कलर यूज कर रही हूँ पर शायद आपको अच्छे से दिख नहीं रहा है, तो येलो फ्लेम देगा ये, यानी कि अनसैचुरेटेड येलो फ्लेम देगा। और येलो जो है ज़्यादा क्लीन फ्यूल नहीं होता है, नॉट क्लीन फ्यूल, ये क्लीन फ्यूल नहीं होता है। मतलब इसमें ज़्यादा थोड़ा पॉल्यूशन ज़्यादा होता है इससे, क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन का जो अमाउंट होता है अनसैचुरेटेड में वो ज़्यादा होता है और हाइड्रोजन का अमाउंट कम होता है अनसैचुरेटेड में। लेकिन सैचुरेटेड में जो हाइड्रोजन होता है वो ज़्यादा होता है और कार्बन जो है वो कार्बन कम होता है और हाइड्रोजन ज़्यादा होता है, जिस वजह से ये क्लीन फ्यूल होता है और ज़्यादा पॉल्यूशन इससे नहीं होता है और ये ब्लू कलर का जलता है। लेकिन अनसैचुरेटेड में क्या होता है, कार्बन जो है वो ज़्यादा होता है, हाइड्रोजन कम होता है और ये येलो कलर के फ्लेम के साथ जलता है और इससे पॉल्यूशन ज़्यादा होता है। ओके, ये डिफरेंस याद रखिएगा अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बीच, ठीक है। और जब भी ये जलेगा तो मैंने तो बताया कि ब्लू फ्लेम देगा सैचुरेटेड वाला और अनसैचुरेटेड वाला येलो फ्यूल देगा। ये क्लीन होता है और ये क्लीन नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू सैचुरेटेड से। और दोनों में हीट और लाइट दोनों में मिलेगा, लेकिन हीट जो है वो ज़्यादा किस में मिलता है, हीट ज़्यादा हमें मिलेगा सैचुरेटेड में, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो ज़्यादा हीट देते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हीट जो है वो कैसा मिलता है, तो हीट ज़्यादा और लाइट कम, ठीक है, लाइट कम। लेकिन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, उसका उल्टा होता है। उल्टा मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के जलने पर लाइट तो ज़्यादा मिलेगा, लाइट तो ज़्यादा मिलेगा पर हीट जो है वो हमें कम मिलता है, ठीक है, हीट कम मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर आप एग्जांपल से समझेंगे तो जो हमारा किचन में जो हमारा सिलेंडर होता है एलपीजी वाला सिलेंडर, उसमें क्या होता है, उसमें इथेन और मीथेन का मिक्सचर होता है, ठीक है। क्या होता है, इथेन और मीथेन का मिक्सचर। तो इथेन और मीथेन जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसलिए उसके जलने से ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं होता है और वो क्लीन फ्यूल में आता है और ब्लू कलर के फ्लेम के साथ जलता है। आपने देखा होगा, है ना, यहाँ पे आपको इमेज भी दिख रहा है, ऐसा दिखता है ना हमारा जो गैस जलता है किचन में, यस, ब्लू फ्लेम के साथ जलता है और क्लीन होता है, दिख रहा है आपको पिक्चर में भी। ओके, अब देखो अनसैचुरेटेड का एग्जांपल लेते हैं। तो जैसे लकड़ी को जब भी जलाते हैं, आपने देखा होगा गांव वगैरह में या फिर पूजा में जब लकड़ी जलता है, हवन होता है, लकड़ी जलने से कितना ज़्यादा धुआं निकलता है, होता है ना, ऐसा देखा होगा धुआं। आप यहाँ पे इमेज में आप देख सकते हैं, स्लाइड में आपको दिख रहा है इमेज में भी, तो ऐसा धुआं निकलता है और येलो कलर के फ्लेम के साथ जलता है। वो क्लीन फ्यूल नहीं होता है, उसमें येलो फ्लेम जलेगा और उसमें क्या होगा, लाइट ज़्यादा होगा, हीट कम होगा, ठीक है। इसलिए किचन में हम लोग एलपीजी का यूज़ करते हैं, उसमें क्या होता है, वो क्लीन फ्यूल है, उसमें हीट ज़्यादा मिलता है हमें। ओके, आपको क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है एग्जाम में कि एक बर्तन को हम आग पे चढ़ाते हैं तो उसके नीचे कालिख लग जाता है, तो हाइड्रोकार्बन में कैसा हाइड्रोकार्बन था, वो अनसैचुरेटेड या सैचुरेटेड। तो याद रखना, मतलब येलो फ्लेम के साथ जो जलता है वो अनक्लीन है, तो उसमें धुआं होगा ज़्यादा, मतलब बर्तन पे कालिख लग जाएगा, तो वो है अनसैचुरेटेड। लेकिन सैचुरेटेड से बर्तन गंदा नहीं होता है, बर्तन पे वो काला लेयर कालिख जो है वो नहीं जमता है अनसैचुरेटेड से, ठीक है। सैचुरेटेड क्लीन है तो उससे तो कालिख नहीं जमेगा, लेकिन अनसैचुरेटेड से कालिख जमता है। ओके, तो दिया, कैंडल, ये सभी अनसैचुरेटेड के एग्जाम्पल में आ जाएंगे और सैचुरेटेड का एग्जाम्पल आपका गैस सिलेंडर जो किचन में होता है वो सारा। ओके, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। ओके, तो सेकेंड है हमारा एडिशन रिएक्शन, ठीक है। अब हम देखेंगे एडिशन रिएक्शन। तो इसमें याद रखना कि ओनली फॉर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब एडिशन रिएक्शन सिर्फ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ ही हो सकता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कभी भी एडिशन रिएक्शन नहीं होता है, क्योंकि वो खुद स्टेबल है, उसे स्टेबल होने की ज़रूरत नहीं है। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास इथीन है, इथीन मतलब कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये हो गया इथीन का फॉर्मूला। मतलब ये अनसैचुरेटेड है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है। तो इसे जब हम हाइड्रोजन के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे, मतलब इसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे, हाइड्रोजन गैस,
तो किसके प्रेजेंस में, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। कैटलिस्ट के रूप में हम क्या डालेंगे इसमें, निकेल, निकेल या प्लेटिनम भी डाल सकते हैं, तो हम यहाँ निकेल डाल रहे हैं। कैटलिस्ट क्या होता है पता है सबको, कैटलिस्ट का काम होता है किसी भी रिएक्शन का जो स्पीड है, उसका जो रेट है, उसे फास्ट कर देना। क्योंकि अगर हम निकेल नहीं डालेंगे इस रिएक्शन में तो या तो रिएक्शन होगा नहीं या बहुत ही स्लो होगा। तो इसे फास्ट करने के लिए हम इसमें कैटलिस्ट के रूप में क्या डालेंगे, निकेल को डालेंगे, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस भी ऐड कर देंगे। फिर क्या होगा, एज अ प्रोडक्ट हमें क्या देखने को मिलेगा, एज अ प्रोडक्ट क्या होगा, ये जो बॉन्ड था CH2 डबल बॉन्ड जो था दोनों के बीच में, वो टूट करके सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और प्रोडक्ट क्या देगा हमें, इथेन, ठीक है। इथेन मतलब सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा। तो क्या देखा हमने कि यहाँ पे क्या हुआ कि हाइड्रोजन जो था वो ऐड हो रहा है। यहाँ पे दो हाइड्रोजन था लेकिन इधर 3 हाइड्रोजन हो गया। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोजिनेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, एडिशन। हाइड्रोजन के एडिशन होने के कारण इसे हम हाइड्रोजिनेशन भी बोलेंगे। हाइड्रोजिनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं इसे, ओके। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि हमारे पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, ठीक है। CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, मतलब ये क्या है, इथाइन है, इसका नाम इथाइन हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड से इथाइन होता है। तो फिर से हम इसमें क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है, स्पीड कर देता है रिएक्शन के रेट को, है ना। तो निकेल ही डालेंगे हम लोग कैटलिस्ट के रूप में। तो फिर ये किस चीज़ में टूटेगा, ये टूट जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 में टूट जाएगा, यानी कि इथीन में टूट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजनेशन हुआ, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन था और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गया, हुआ ना हाइड्रोजनेशन यहाँ भी, ओके। अब इसे हम फर्दर और भी तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं, इसे ये बना सकते हैं, सिंगल बॉन्ड जैसा बना सकते हैं, ठीक है। फिर से मान लो कि इसमें अगर हम हाइड्रोजन गैस और निकेल डाल देंगे कैटलिस्ट को, तो फिर ये क्या बन जाएगा, फिर से ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बन जाएगा। पर अब क्या इसे तोड़ सकते हैं, और हम नहीं तोड़ सकते क्योंकि ये स्टेबल है, सिंगल बॉन्ड है, अब इसे और तोड़ ही नहीं सकते हैं, बॉन्ड ही फिर टूट जाएगा। तो क्योंकि इसीलिए ये अनसैचुरेटेड में ही होता है, सैचुरेटेड में एडिशन रिएक्शन नहीं होता है। और इसका एडिशन क्यों नाम है, क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ रिमूव नहीं हो रहा है, सिर्फ ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और कोई भी चीज़ इससे निकल नहीं रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है, एडिशन रिएक्शन इसका नाम है, ओके। आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपने पढ़ा भी है पिछले चैप्टर में कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का रिमूव होना, ठीक है। तो इसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। तो चलो इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन का हम रिएक्शन समझते हैं कि क्या होगा, ओके। सो पहले रिएक्शन हम लिख लेते हैं, CH3 CH2OH इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल जो है इसमें चेंज होगा हमारा एसिड में, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड में हमारा चेंज हो जाएगा अल्कोहल, ओके। सो ये रहा हमारा रिएक्शन। इसमें हमने क्या देखा, तो इस रिएक्शन में होगा कि जो हमारा अल्कोहल है, ठीक है, ये क्या है, ये इथेनॉल है, ठीक है। CH3 CH2OH मतलब ये इथेनॉल है। इथेनॉल जो है वो चेंज हो जाता है किसमें, एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, CH3COOH, है ना। ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को जब हम डालते हैं और डाल करके हीट करेंगे, इथेनॉल में जब हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को डाल करके हीट करेंगे तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, वो है ये अल्केलाइन KMnO4, ठीक है, और एसिडिफाइड K2Cr2O7, ठीक है। तो इसका जो पूरा नाम होगा KMnO4 का, तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है। और एसिडिफाइड जो नीचे वाला है उसका नाम क्या हो जाएगा, K2Cr2O7 का जो नाम है वो हो जाएगा एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट इसका पूरा नाम है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है जो कि ऑक्सीजन को ऐड होने में हेल्प करते हैं, ठीक है। इसीलिए इन्हें डाला जाता है क्योंकि ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को प्रोडक्ट में ऐड करने, मतलब जो स्टार्टिंग मटेरियल था दैट इज़ ये, इसमें क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ऐड करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो CH3 CH2OH किस चीज़ में कन्वर्ट हो गया, एसिड में, दैट इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH, ओके। तो इस रिएक्शन में ये होता है। होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा ये रिएक्शन। और ये रिएक्शन में बैलेंस नहीं है, सो बैलेंस करना आपका काम है ताकि आपका प्रैक्टिस हो, ओके। इसमें देख रहे हैं आप कि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम, ओके। सो अब हम आ गए लास्ट रिएक्शन में, दैट इज सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये और ज़्यादा ईजी है। इसमें क्या होता है, एक चीज़ ऐड होगा और एक चीज़ रिमूव होगा, ओके।
तो चलो एग्जाम्पल से समझते हैं इसे सर। तो इसके लिए हम लेंगे CH4 दैट इज़ मीथेन, ठीक है, मीथेन लेंगे CH4। ये जो रिएक्शन है इसमें हम लोग क्लोरीन गैस डालेंगे Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ UV रेज, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेज के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा, याद रखना। और हमें क्या मैंने बोला, एक चीज़ रिमूव होगा और एक चीज़ ऐड होगा। तो हाइड्रोजन यहाँ से एक रिमूव होगा और उसकी जगह पे ये क्लोरीन ऐड होगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, CH3, एक हाइड्रोजन इससे रिमूव हो गया CH3 और यहाँ पे क्या ऐड हो गया, एक क्लोरीन Cl, ठीक है, प्लस एक क्लोरीन यहाँ से रिमूव हो गया तो एक तो बच गया, वो आ जाएगा हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, HCl आ जाएगा। यहाँ का जो एक हाइड्रोजन था वो यहाँ पे आ गया और यहाँ का एक क्लोरीन जो बच गया वो यहाँ पे, यानी HCl बन गया। समझ में आया। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। अब इस रिएक्शन को फिर से कंटिन्यू करते हैं और एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये जो हमारा CH3Cl आया, इसी को यहाँ पे लिखेंगे हम CH3Cl। फिर से इसे फर्दर रिएक्ट करवाएंगे Cl2 के प्रेजेंस में और UV रेज के प्रेजेंस में। Cl2 डालेंगे UV रेज के प्रेजेंस में, तो फिर इसमें क्या होगा, फिर हाइड्रोजन रिमूव होगा और क्लोरीन जुड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा CH3 से, तो ये CH2 बन जाएगा और यहाँ पे एक क्लोरीन है ही और यहाँ से एक क्लोरीन और इसमें ऐड हो जाएगा तो Cl2 हो जाएगा। फिर एक क्लोरीन जो यहाँ पे बच गया वो इस हाइड्रोजन जो यहाँ से रिमूव हो गया उसके साथ अलग हो जाएगा HCl बन के, ठीक है, तो HCl बन गया। फिर इस CH2Cl2 को फर्दर तोड़ेंगे। देखो यहाँ पे CH2Cl2 में जब हम क्लोरीन डालेंगे इन प्रेजेंस ऑफ UV रेज, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेज के प्रेजेंस में, फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा तो ये क्या बन जाएगा, CH, और यहाँ पे दो क्लोरीन ऑलरेडी था और यहाँ जो हम डाल रहे हैं उससे एक क्लोरीन इसमें आ जाएगा तो ये CHCl3 बन जाएगा, प्लस एक जो Cl यहाँ बच गया वो हाइड्रोजन के साथ आ जाएगा और HCl बन जाएगा। ओके, आपको ये समझ में आया या नहीं ज़रूर बताइएगा कमेंट में। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आपका है कि आप जितना भी रिएक्शन आज हमने किया है सबको आपको कम से कम 5 बार प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये सारे रिएक्शन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम में आएंगे भी। ओके, सो ज़रूर इसे प्रैक्टिस करना ताकि आपका पूरा अच्छे से प्रैक्टिस रहे और आप एग्ज़ाम में भी इसे बना पाओ। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। अगले क्लास में हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड और सोप एंड डिटर्जेंट, जो कि हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। सोप एंड डिटर्जेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक है, देखिएगा ज़रूर नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सो उससे पहले आप क्वेश्चन करवाए हैं, जितने भी प्रैक्टिस करवाए हैं रिएक्शन के, उसे आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। कम से कम 5 बार एक रिएक्शन को लिख करके प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में आएगा। और नहीं, अगर अभी प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकता है एग्ज़ाम के टाइम। सो ज़रूर प्रैक्टिस करिए और आपका एग्ज़ाम अब आने ही वाला है, 10th बोर्ड होने ही वाला है 1 महीने के बाद, जो कि आपको पता ही है। डेट शीट भी आपका आ गया है, तो मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और रिवीजन खूब कीजिए, ठीक है, ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो। सो पढ़ते रहिए और थोड़ा बहुत एंजॉय भी कीजिए और पढ़ाई भी कीजिए। ओके, सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। एंड यस, वन मोर थिंग, प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन so that you will get all the notifications of my channel.